गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स 360। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो बिना किसी देरी के आज हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉप 20 एमसीक्यूज की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन, द यूनियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 टू एक्सटेंड स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यू हैव फोर ऑप्शंस, आंसर बताइए इसका क्या होगा। बताइए कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 किस कानून सुरक्षा को देने के लिए लाया गया है। आई होप आपने इसका आंसर मार्क कर लिया होगा। तो आंसर है इसका वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग। द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 सीक्स टू एक्सटेंड स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन टू वंदे मातरम इंडिया नेशनल सॉन्ग। देखो, मान लो हमारे देश के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं, ठीक है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज हो गया तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय गान हो गया जनगण मन, ठीक है, राष्ट्रीय गीत हो गया वंदे मातरम। तो पहले कानून में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का अपमान करना अपराध था, ठीक। अब सरकार जो है वो ये चाहती है कि वंदे मातरम को भी उतनी ही कानूनी सुरक्षा मिले जितनी इन सारी चीज़ों को मिलती है, ठीक। इसलिए ये संशोधन जो है वो बिल बनाया गया है, लाया गया है। अगर कोई जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान करेगा, ठीक है, तो उसे अगर उसके गायन में मतलब अगर गा रहा है कोई व्यक्ति उसमें अगर बाधा डालेगा तो उसे सजा मिलेगी। ये जो है हमारे कानून में अमेंडमेंट बिल में लाया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय गान हमारा क्या है? जन गण मन। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, ठीक। और वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना और अपने दिमाग में बैठा लेना। तो इसका मोटा मोटी मतलब यही था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2, in July 2026, which state secured the top position in Niti Aayog First Investment Friendliness Index 2026? नीति आयोग के पहले इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में पहला स्थान किस राज्य को मिला, ये पूछा जा रहा है। कौन सा ऐसा राज्य जिसको पहला स्थान मिला? यू हैव फोर ऑप्शंस, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो द आंसर इज गुजरात। गुजरात secured the first position among major states in Niti Aayog inaugural investment friendliness index 2026. The index evaluates states on parameters such as infrastructure, governance, business ecosystem and investment facilitation. देखो मतलब क्या है कि मान लो कोई कंपनी जो है वो भारत में फैक्ट्री लगाना चाहती है, ठीक। अब ऐसे राज्य को वो क्यों चुनेगी जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं अच्छा है, गवर्नेंस नहीं अच्छा है या फिर बिजनेस इकोसिस्टम नहीं अच्छा है, ठीक है। वो तो ऐसे राज्य को चुनेगी ना जहाँ की सड़कें अच्छी हैं, बिजली उनको मिले, ठीक है, सरकार उनकी मदद करे और व्यापार करना उनके लिए आसान हो, ठीक है, बिजनेस इकोसिस्टम उनका अच्छा हो, ठीक है। इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए वो काम करेगी। इन्हीं बातों को लेकर नीति आयोग ने राज्यों की रैंकिंग जो है वो बनाई है, ठीक है। इसमें गुजरात पहले स्थान पर आया है, फर्स्ट पोजीशन पे आया है। किस पे आया है? फर्स्ट पोजीशन। इसे नीति आयोग इनॉग्रल इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 बोला गया, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, बताइए। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015, ठीक। और इसका मुख्यालय मतलब कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में, ठीक। हेडक्वार्टर जरूर याद कर लिया करो और वो हमारे लिए काफी काम आते हैं। द इनिशिएटिव सपोर्ट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हायर डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु रिसेंटली अज्यूम्ड ऑफिस एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम सक्सीडेड केयर स्टामर। यू हैव फोर ऑप्शंस, बताइए इसका आंसर क्या होगा। The answer is Andy Burnham. Andy Burnham assumed office as the Prime Minister of the United Kingdom on 20 July 2026. He succeeded Keir Starmer and became the 7th UK Prime Minister in a decade. Burnham is a senior leader of the Labour Party and previously served as a mayor of Greater Manchester. His appointment marks a new phase in the UK's domestic and international policy direction. देखो, हर देश में सरकार का प्रमुख जो होता है वो यूके में उसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है। यूके में उसे क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर, ठीक। 2026 में केयर स्टारमर के बाद एंडी ब्रोमन जो है वो नए प्रधानमंत्री बने।
ठीक, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नए प्रधानमंत्री बने। वे पहले ग्रेट मैनचेस्टर के मेयर भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? पहले मेयर ऑफ ग्रेट मैनचेस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, सीनियर लीडर ऑफ लेबर पार्टी हैं, जो कि प्रीवियसली उन्होंने क्या किसका रोल निभाया है? मेयर ऑफ ग्रेट मैनचेस्टर। ठीक है, देश जो है वो यूनाइटेड किंगडम है, यूके। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है वो लंदन है। ठीक, याद रखना। और इसकी जो करेंसी चलती है वो क्या चलती है? पाउंड स्टर्लिंग। ठीक, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The question number 4, which lake in Jammu and Kashmir is recognized as India's deepest freshwater lake and is currently undergoing significant ecological recovery? या 4 ऑप्शंस, बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए, भारत की सबसे गहरी मीठे पानी वाली झील जो है वो कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। द आंसर इज मनसबल लेक। ठीक है, मनसबल लेक located in the Gandarbal district of Jammu and Kashmir is recognized as India's deepest freshwater lake. The lake has an appropriate maximum depth of 13 meters. Restoration efforts have led to the return of migratory birds and improvement in the lake's ecological health. देखो, मतलब समझते हैं, झीलें जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक खारे पानी की होती है, ठीक है, और एक होती है मीठे पानी की। ठीक, तो एक होती है खारे पानी की और एक होती है मीठे पानी की। दो तरीके की लेक होती हैं। ठीक है, ठीक। जो मनसाबल लेक है वो कहाँ पे स्थित है? गंडाबर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि किस तरीके से इंडियाज डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की मनसबल लेक जो है वो भारत की सबसे गहरे मीठे पानी की झील जो है वो मानी जाती है, जिसकी मीटर डेप्थ कितनी है? 13 मीटर की है। ठीक है, हाल ही में इसकी सफाई और संरक्षण किया गया है। ठीक है, जिसकी प्रवासी पक्षी फिर से मतलब जिससे मतलब जो पक्षियां हैं, जो मतलब पक्षी हैं वो आने लगे हैं। ठीक है, ये मिटिगेटरी बर्ड्स एंड इम्प्रूवमेंट इन द लेक इकोलॉजिकल हेल्थ, जब से इकोलॉजिकल हेल्थ जो है उसमें मतलब साफ सुथरा किया गया है, वाटर की क्वालिटी अच्छी हो गई है, तो वहाँ के जो जीव जंतु हैं वो भी वापस आने लगे हैं। कन्वर्जेशन इंटीग्रेट्स आर हेल्पिंग प्रिजर्व द लेक बायोडाइवर्सिटी, वाटर इक्वालिटी एंड टूरिज्म पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन द 2026 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल विच स्पेनिश प्लेयर स्कोर्ड द विनिंग गोल इन द 106th मिनट अगेंस्ट अर्जेंटीना। यू हैव 4 ऑप्शंस, बताइए आंसर क्या है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन के लिए विजयी गोल किसका मतलब किसने किया? ठीक है, बताइए। 106 मिनट अगेंस्ट अर्जेंटीना, विच स्पेनिश प्लेयर, कौन सा स्पेनिश प्लेयर था जिन्होंने स्कोर किया है विनिंग गोल 106 मिनट्स अगेंस्ट अर्जेंटीना? यू हैव 4 ऑप्शंस, आई होप यू मार्क द करेक्ट आंसर। फेरन टोरेस उनका नाम था। फेरन टोरेस स्कोर्ड द decisive goal in the 106th minute of extra time, helping Spain defeat Argentina 1-0 in the 2026 FIFA World Cup final. The goal secured Spain final World Cup title after a closely contested match. The winning strike came into during extra time, highlighted Spain resilience and tactical. देखो मतलब क्या है कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप में फाइनल में स्पेन और अर्जेंटीना दोनों के बीच में क्या आमना सामना हुआ था। ठीक है, मैच बहुत कड़ा था, बहुत ज़्यादा हार्ड था। एक्स्ट्रा टाइम के 106 मिनट में फेरन टोरेस ने गोल किया और स्पेन को 1-0 से जो है वो विश्व विजेता जो है बन गए, जिससे कि ठीक है हेल्पिंग द अर्जेंटीना एंड वो बन गए वर्ल्ड कप फाइनल में, उन्होंने 5 मतलब अपने देश को जिताया। ठीक है, फेरन टोरेस परफॉर्म प्लेड एज अ क्रूशियल रोल इन स्पेन सक्सेसफुल वर्ल्ड कप कैंपेन। ठीक है, उन्होंने एक अच्छा क्रूशियल रोल निभाया। ठीक है, फीफा का जो मुख्यालय है, ठीक है, वो कहाँ पे है? मैंने बताया था स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी। कब हुई थी? 1904 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन क्वेश्चन नंबर 6, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 was launched under which mission name? इसका आंसर क्या होगा, बताओ। भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 किस मिशन के तहत लॉन्च किया गया? कौन सा मिशन था जिसके तहत ये लॉन्च किया गया?
मिशन आगमन, ठीक है। विक्रम 1, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटर रॉकेट was developed by Skyroot Aerospace and launched under mission Agarman. The mission was successfully launched on July 18, 2026 from the Satish Dhawan Space Center (SDSC), Sriharikota. It marks India's first successful private orbital rocket launch, extending the country's private space सेक्टर। देखो, पहले भारत में रॉकेट केवल इसरो लॉन्च करता था, ठीक है, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां भी अंतरिक्ष क्षेत्र में काम कर रही हैं, ठीक है। स्काई रूट एरोस्पेस जो है उस नाम की जो इंडियन कंपनी है, उन्होंने विक्रम 1 रॉकेट जो है वो बनाया और इसे मिशन आगमन के तहत मतलब सक्सेसफुल जो है वो लॉन्च किया गया। ये भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट जो है वो है। इससे पता चलता है कि अब भारत की जो निजी स्पेस सेक्टर भी है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। हमारे भारत जो है वो स्ट्रेंथ हो रहा है स्पेस सेक्टर में, ठीक, आगे बढ़ रहा है। सपोर्ट करता है ये आत्मनिर्भर भारत को बाय प्रमोटिंग इंडिजिनियस स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में सक्सेसफुली लॉन्च कब हुआ था? 18 जुलाई 2026 को हुआ था, ठीक है। कंपनी जो है वो स्काई रूट स्पेस है और जो लॉन्च हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में, ठीक। इसरो का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट्स हाई कोर्ट रिसेंटली डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू जियो टैग रिवर ओरिजिन पॉइंट्स एंड मैप देन to the PM गति शक्ति प्लेटफॉर्म टू कर्व पॉल्यूशन। यू हैव 4 ऑप्शंस, बताइए इसका आंसर क्या होगा। किस राज्य के हाई कोर्ट ने नदियों के उद्गम स्थल को जियो टैग करने का आदेश दिया? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। यू हैव 4 ऑप्शंस, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, उसके बाद उसका आंसर दो, ठीक है। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन और अच्छी करनी है तो आप करंट अफेयर्स 360 इंडिया के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म आपको आपके करंट अफेयर्स को मजबूत करने में आपका सपोर्ट करेगा, ठीक। जाइए और हमारी वेबसाइट को एक बार जाके विजिट ज़रूर करिए। उसमें आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बस जैसे ई बुक्स हो गई, हमारे मॉक टेस्ट हो गए, जिसमें लीडर बोर्ड में आपका नाम भी आएगा अगर आपकी स्ट्रीक बनती जाएगी तो। Answer is Chhattisgarh. The Chhattisgarh High Court has directed the state government to geotag river origin points and map them digitally on the PM गति शक्ति प्लेटफॉर्म। देखो, मतलब क्या था कि सोचो अगर किसी नदी का जन्म स्थान ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो पूरी नदी धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी? प्रदूषित हो जाएगी, ठीक। तो इसलिए जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ जो हाई कोर्ट है उन्होंने सरकार को आदेश दिया है कि नदी के जो ओरिजिन है वहाँ के स्थानों को जियो टैगिंग दी जाए, ठीक है, और उन्हें पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रूप से दर्ज किया जाए। इससे नदियों की निगरानी होगी, उनका संरक्षण होगा, ठीक है, और वो करना आसान होगा, मतलब प्रोटेक्शन करना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, साइंटिफिक रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है उनको स्ट्रेंथन मिलेगा, उनको मजबूती मिलेगी, ठीक है। नदियाँ जब क्या कहते हैं डिजिटली प्लेटफॉर्म पे वो होंगी तो उनके ऊपर नज़र रख सकेंगे हम लोग और क्या कहते हैं उसकी देखभाल कर सकेंगे। द स्टेट हैज़ प्लान डिजिटल मैपिंग ऑफ 11 मेजर रिवर, 11 मेजर जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए उनका प्लान किया गया है, ठीक है। जियो टैगिंग क्या होती है? किसी स्थान की जीपीएस लोकेशन रिकॉर्ड करना, उसे हम जियो टैगिंग बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। पीएम गति शक्ति जो है वो नेशनल मास्टर प्लान फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने किया है, बनाई है, ठीक है। ये क्या है? द ऑर्डर वाज इशूड टू हेल्प कंट्रोल पॉल्यूशन इन शिवनाथ एंड खरून रिवर्स। ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किया गया है शिवनाथ और खरून रिवर्स में, ठीक है। ये ऑर्डर इसलिए दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, as of June 2026 the number of users onboarded on the unified payments interface UPI has reached approximately। you have 4 options, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जून 2026 तक यूपीआई के लगभग कितने यूज़र हो चुके थे, ये पूछा गया है। यूपीआई कौन कौन यूज़ करता है कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप कि सभी यूज़ करते होंगे। हर 10 क्वेश्चन का कम से कम 10 क्वेश्चंस का के बारे में आप लिखा करो, ठीक है। मैंने बोला था कल एक पॉइंट लेके बैठा करो, एक पेन कॉपी लेके ज़रूर बैठा करो, उसमें लिखा करो, ठीक है, पॉइंट्स में कि ये मैंने आज नीति आयोग के बारे में पढ़ा, मैंने आज फीफा वर्ल्ड कप के बारे में पढ़ा, मैंने आज कोई एक विक्रम 1 जो लॉन्च हुआ है उसके बारे में पढ़ा, कौन सी योजनाएं पढ़ी, उन सारे सबके बारे में लिखो, उसके बारे में सर्च करो, उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताओ आके कि मैम आज मैंने ये सारी चीज़ें सीखी, ठीक है।
The answer is 55.5 crore. The number of UPI users reached approximately 55.5 crore by June 2026. Has become the world's leading real-time digital payment system. Platform enables instant, secure and interoperable money transfer through मोबाइल डिवाइसेस। देखो हम आज फ़ोन पे, गूगल पे और भीम या फिर पेमेंट से तुरंत पैसे भेज देते हैं, ठीक है। अब यह सब यूपीआई की वजह से संभव है। किसकी वजह से? यूपीआई की वजह से। जून 2026 तक भारत के लगभग 55.5 करोड़ लोग यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे थे, ठीक है। इससे पता चलता है कि भारत तेजी से डिजिटल इकोनॉमी की ओर और कैशलेस पेमेंट की ओर आगे बढ़ रहा है। द रैपिड ग्रोथ ऑफ यूपीआई रिफ्लेक्ट्स इंडियाज प्रोग्रेस टुवर्ड कैशलेस एंड डिजिटली एम्पावर्ड इकोनॉमी। लास्ट ऑप्शन आई वाज रीडिंग। Question number 9. Which organization recently launched the E-Commerce Council of India (ECCI) to unify the digital commerce ecosystem in India? You have 4 options. बताइए इसका आंसर क्या होगा। E-Commerce Council of India किस संगठन ने शुरू किया है, ये पूछा जा रहा है। The answer is IAMAI, the International Mobile Association of India (IAMAI) launched the E-Commerce Council of India in Bengaluru. The council again aims to strengthen and unify India's digital commerce ecosystem. This is the very important question, मतलब point, तो आप इसको अच्छे से समझ लिया करो हर क्वेश्चन में, ठीक है। इट विल सपोर्ट पॉलिसी एडवोकेसी इन इंडस्ट्री कोलाबोरेशन। देखो इसका मतलब समझते हैं, भारत में ऑनलाइन खरीदारी मतलब ई कॉमर्स जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। इसी क्षेत्र को और ज़्यादा मजबूत बनाने में, स्ट्रेंथन करने में EAMAI मतलब कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, ECCI शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? कि इसका उद्देश्य है कि ऑनलाइन व्यापार को और ज़्यादा बढ़ावा देना और कंपनियों के बीच सहयोग बनाना और सरकार को बेहतर सुझाव देना, इसका मेन पॉइंट है, ठीक है। इनिशिएटिव द एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूट द ग्रोथ ऑफ इंडिया $120 बिलियन डिजिटल कॉमर्स मार्केट। ये कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं, ग्रोथ करना चाहती हैं, 120 बिलियन डॉलर डिजिटल कॉमर्स मार्केट बनाना चाहते हैं, ठीक है, एक्सपेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 10. The recently discovered spreading Damselflies species Lestes paloti changes its body color to which hue during the monsoon season? You have 4 options. बताइए इसका आंसर क्या होगा। नई खोजी गई जो डैमसेल्फी जो लेस्टेस पलोटी है, मानसून के किस रंग में की हो जाती है? मानसून जब आता है तो वो किस रंग में बदल जाती है, बॉडी कलर अपना चेंज कर लेती है? तो द आंसर इज ब्लूइश। ब्लूइश मतलब जो नीलापन होता है उसमें, ठीक है। लेटेस्ट पोलिटी एंड न्यू डिस्कवर स्प्रेडिंग डैम्सली फ्रॉम द वेस्टर्न घाट ऑफ केरला। कहाँ पे पाई गई है? वेस्टर्न घाट ऑफ केरला में। चेंज इट्स बॉडी कलर टू ब्लूइश ड्यूरिंग द मानसून। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन द इंसेक्ट जनरली हैज़ ब्राउन कलर बॉडी। जब ड्राई सीजन होता है, सूखा सीजन जब होता है, मतलब जब गर्मियों का टाइम होता है, तब जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर ब्राउन कलर बॉडी के होते हैं, लेकिन जब मानसून का सीजन आता है तो वो किस में बदल जाते हैं? ब्लूइश में। द डिस्कवरी हाईलाइट्स इन द रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ द इंडियन घाट्स, अ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सच डिस्कवरीज, देखो क्या था, जो लेस्टेस पलोटी है वो एक नई खोजी गई डैमसेल्फाई मतलब पतली ड्रैगन फ्लाई जैसी को मतलब जो है वो कीट होती है, कीड़ा है, ठीक है। सामान्य जो नॉर्मल दिन होते हैं उनमें इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है? ब्राउन कलर बॉडी होती है, मतलब भूरा रंग होता है। लेकिन जब मानसून आता है तो वो इसका अपना रंग ब्लूइश कलर में कर लेते हैं। यह खोज जो है वो कहाँ पे हुई थी? वेस्टर्न घाट ऑफ केरला में हुई थी, और जो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। किस कंट्रीब्यूट द अंडरस्टैंडिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड कन्वर्जेशन बायोलॉजी, ठीक है। इसके बारे में एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना कि क्या है। वैसे मैंने बता दिया जो भी मेन पॉइंट्स थे, ठीक। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन और अच्छी करनी है, इसका PDF चाहिए, ठीक है। हमारे टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चे पहले से भी जुड़े हुए हैं, आप भी जाके उन PDFs का जो है वो भरपूर आनंद उठाइए, ठीक है। अपने पढ़ाई को और अच्छा करो, ठीक है। अगर डेली लाइफ नोटिफिकेशन, क्लास की नोटिफिकेशन, जो PDF हमारा ये वाला PDF और एक अलग से PDF आता है वो, और जितने भी इम्पॉर्टेंट नोट्स आते हैं उस पर, वो सारे अवेलेबल होते हैं हमारे उस पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे। पोल और क्विज आते रहते हैं जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो। और डेली करंट अफेयर्स के ब्लॉग्स आते हैं, डेली करंट अफेयर्स के ब्लॉग्स पढ़ो तो तुम्हारा जो है वो
करंट अफेयर्स में थोड़ा मन लगने लगेगा, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो जाओ और एक बार टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, इस पीडीएफ के लिए भी, और जो नेक्स्ट आने वाली जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो उसी पे आती है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका, ECOWAS? यू हैव 4 ऑप्शंस, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट का नया चेयरमैन किसे चुना गया, न्यू चेयरमैन ऑफ द? तो द आंसर इज बासिरो डियोमाय फाई, ठीक है। सेनेगल प्रेसिडेंट बासिरो Diomaye Faye was elected as the new chairman of ECOWAS in July 2026. ECOWAS is a regional organization that promotes economic integration, peace and political cooperation in West Africa. The organization देखो क्या था, जैसे भारत में कई राज्य जो हैं वो मिलकर देश बनाते हैं, ठीक है, वैसे ही जो वेस्ट अफ्रीका है उसके 15 देश मिलकर एक ECOWAS, मतलब कि अभी क्या था इसका, सॉरी, हाँ, मतलब कि इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका स्टेट्स बनाते हैं इकोवास, ठीक है, सब 15 राज्य मिलकर, ठीक है। तो इसका काम क्या है, देशों के बीच व्यापार बढ़ाना, शांति बनाए रखना, ठीक है, और जो आर्थिक विकास होता है, मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसको बना के रखना, देखो रीजनल सेफ्टी को बना के रखना, सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी, इन सब के ऊपर नजर रखना। 15 मेंबर ऑफ कंट्रीज जो हैं वो इसमें काम करती हैं, ठीक है। जुलाई 2026 में सेनेगल के राष्ट्रपति जो है बसिराय डिमोय फाय फेक को एक नया इसका चेयरमैन बनाया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द इंडियन नेवी इज सेट टू कमीशन INS मालवन विच इज द सेकेंड शिप ऑफ विच क्लास? यह 4 ऑप्शंस, बताइए इसका आंसर क्या होगा। INS मालवन भारतीय नौसेना के किस क्लास का दूसरा जहाज है, विच क्लास, सेकेंड शिप ऑफ द विच क्लास? द आंसर इज Mahi class. The INS Malvan is the second Mahi class anti-submarine warfare shallow water craft of the Indian Navy. The ship was built by Cochin Shipyard Limited under the Make in India initiative. It is designed for anti-submarine warfare, coastal surveillance, and the maritime security operations. The induction of INS Malvan, which strengthened India's coastal defense capabilities and enhanced the Indian Navy operational readiness. देखो समुद्र में दुश्मन की जो होती हैं, मतलब सबमरीन्स को ढूंढना और नष्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मतलब उनको खत्म करना, ठीक है। इसी काम के लिए भारत नौसेना ने INS मालवन को शामिल किया। यह माही का दूसरा जहाज है और इसे कोचिन शिपयार्ड ने मेक इन इंडिया के तहत बनाया है, किसके तरफ, अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। INS जो है वो इंडियन नेवल शिप है और इसका उद्देश्य क्या है, एंटी सबमरीन वाटर उनको वो करना। इट इज़ डिज़ाइन द एंटी सबमरीन वाटर वेलफेयर, कोस्टल सर्वेलेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस, ठीक है, इसीलिए इसको डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच इंडिया स्टेट रिसेंटली एक्सपोर्टेड इट्स फर्स्ट कॉन्सिग्नेंट ऑफ फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज टू इराक? या 4 ऑप्शंस, बताइए आंसर क्या होगा। किस राज्य ने पहली बार इराक को फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज निर्यात किया, ठीक है, बताओ, एक्सपोर्ट किया मतलब। The answer is Uttarakhand. Uttarakhand exported its first consignment of frozen fries to Iraq, marking the milestone in the inter-states agriculture exports. The export reflects the growing demand for value-added processed food. एक्सपोर्ट्स देखो मतलब क्या है इसका कि उत्तराखंड में आलू की जो होती है वो बहुत अच्छी खेती होती है, ठीक है, ये आपको पता होगा। ये देखो अपॉर्चुनिटीज फॉर पोटैटो फार्मर्स एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन उत्तराखंड। अब केवल आलू बेचने की बजाय उसने क्या किया है कि फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज बनाकर ईरान को भेजे गए हैं, इराक को, सॉरी ईरान आ रहा है, इराक को भेजे गए हैं, ठीक है। इससे किसानों को अधिक कमाई होगी और जो भारत की जो हमारी एग्रीकल्चर जो एग्री एक्सपोर्ट है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। सपोज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, फार्मर इनकम इन्हांसमेंट एंड इंडियाज एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये जो हमारे
भारतीय किसान है जो कि वहाँ पे उत्तराखंड में है, मतलब ठीक है, उनकी जो है सिर्फ और सिर्फ आलू की खेती नहीं होगी, उनको जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और उनकी जो है इनकम का भी काफ़ी अच्छा एनहांसमेंट का जो है वो है। ठीक। दूसरे देशों को सामान भेजने को एक्सपोर्ट बोलते हैं, आई होप आपको पता होगा। इम्पोर्ट जब आप दूसरे देशों से हमारे यहाँ पे आता है सामान, ठीक है, खरीदा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द 2026 फीफा वर्ल्ड कप विनिंग कोच लुइस डी ला फुएंटे ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर बीइंग द ओल्डेस्ट कोच टू विन द टूर्नामेंट ऑफ द एज ऑफ 2026 फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाले जो कोच हैं लुइस डी ला फ्लुएंट की उम्र कितनी थी, ये पूछा जा रहा है, उम्र के बारे में पूछा जा रहा है। आई होप कि आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट आंसर इज 65 ईयर्स के थे ये, ठीक है। हेड कोच ऑफ स्पेन बिकम द ओल्डेस्ट फीफा वर्ल्ड कप विनिंग कोच एट द एज ऑफ 65 ईयर्स एंड 28 डेज has surpassed the previous record held by Vinci del Bosque who won the World Cup at 59 year, ठीक है, years। जब उन्होंने मतलब जो ये थे विंची डेल इसका, उन्होंने 59 ईयर्स में जो है वो जीता था रिकॉर्ड, और उनका रिकॉर्ड जो वो तोड़ दिया है। किसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है? लुइस डी ला फ्लुएंटे ने। अंडर हिज लीडरशिप स्पेन डिफीटेड अर्जेंटीना 1-0 आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम इन 106 पोजीशन, आपको बताया मैंने, 2026 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। द अचीवमेंट हाईलाइटेड लुइस डी फ्लुएंटे टैक्टिकल एक्सीलेंस एंड सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ स्टेज। देखो, स्पेन के कोच लुइस डी ला फ्लुएंटे ने अपनी टीम को वर्ल्ड कप जो है वो जिताया है। इसे जीतने के साथ साथ 65 जो वर्ष की उम्र है उसमें वर्ल्ड कप जीतने वाले सबसे अधिक उम्र के कोच जो है वो बन गए हैं। उन्होंने पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है जो मैंने बताया है, जिस किसने जीता था, विंसेंटी दिल बॉस्की, उन्हें जीता था अपने 59 ईयर्स में, ठीक है। तो चलते हैं, इसका जो देश है वो स्पेन है, आई होप आपको पता होगा। उन्होंने अर्जेंटीना को हराया है, अभी मैंने इसके पहले अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच इंटरनेशनल बाउंड्री बिटकेम between two regional units does Mount Olympus currently under review for UNESCO status straddle? या 4 ऑप्शन बताइए, इसका आंसर क्या होगा। माउंट ओलंपस किन दो क्षेत्रों में, मतलब रीजनल यूनिट्स की सीमा पर स्थित है? द आंसर इज मैकेडोनिया एंड थेसाली। Mount Olympus straddles the administrative boundary between the regional units of Macedonia and Thessaly in northern Greece. It is the highest mountain in Greece. Mytikas Peak, rising to approximately 2,918 meters. In Greek mythology, Mount Olympus is regarded as the legendary home of the 12 Olympian gods. The mountain is under consideration for enhanced UNESCO recognition because its outstanding natural culture and historical significance। देखो, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या मतलब है। जो माउंट ओलंपस जो है वो ग्रीस का सबसे ऊंचा पर्वत है, कितना है? 2,918 मीटर्स। ये मैकेडोनिया और थेसलाई नाम के दो क्षेत्रों को की सीमा पर स्थित है, ठीक है। जो ग्रीक जो मतलब कथाओं के अनुसार यही 12 ग्रीक गॉड्स का निवास जो है वो माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे 12 ओलंपिस गॉड्स जो है उनका घर माना जाता है, लेजेंडरी ऑफ द 12 ओलंपियन गॉड्स ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। माउंट ओलंपस इज रिगार्डेड एज द लेजेंडरी होम ऑफ द 12 ओलंपियन गॉड्स, ठीक है। कंसिडरेशन फॉर एनहांसमेंट यूज कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू द PLFS 2023-24 एनालिसिस, व्हाट परसेंटेज ऑफ यंग जेन ज़ी मेल्स इन इंडिया आर एम्प्लॉयड एज रेगुलर फॉर्मर वेज अर्नर्स? या 4 ऑप्शंस बताइए, इसका आंसर क्या होगा। PLFS 2023-24 के अनुसार भारत में जिनसी युवाओं के कितने प्रतिशत लड़के रेगुलर फॉर्मर वेज अर्नर हैं? कितने प्रतिशत लड़के? आई होप कि आपने आंसर दे दिया होगा। तो आंसर है इसका 14.8%। अकॉर्डिंग टू द PLFS 2022-24 एनालिसिस, ओनली 14.8% of young Gen Z males are employed as regular former wage earners.
The corresponding figure for young Gen Z females is 4.7%, indicating a significant gender gap. The findings highlight changes related. देखो, हम इसका मतलब समझते हैं कि मान लो 100 युवा लड़के हैं, मतलब उनमें से केवल लगभग मतलब 15 लड़के जो हैं वो 14.8% हम मान लेते हैं के पास रेगुलर और जो फॉर्मल नौकरी है वो है। ठीक है, इसका मतलब है कि अभी भी बहुत से युवा जो हैं वो अच्छी और स्थानीय नौकरी जो है वो नहीं उनको मिल पा रही है। वो खोज रहे हैं अच्छी और स्थानीय नौकरी, मतलब वहीं पे उनको मिल जाए। ठीक है, इसलिए सरकार ने स्किल डेवलपमेंट और नए रोजगार पैदा करने के लिए जो है वो ये शुरू किया है। ठीक है, PLFS 2026 एनालिसिस किया है जिससे कि जो यंग मेल्स हैं वो एम्प्लॉयड और रेगुलर फॉर्मर बेस के अर्नर्स बन सके। ठीक है, यंग जेंजी फीमेल्स इज 4.7, इंडिकेटिंग अ सिग्निफिकेंट जेंडर गैप। बहुत ज़्यादा जेंडर गैप है, इनको देखो 14.8 और इसमें 4.7%। द फाइंडिंग आर चेंजेस रिलेटेड टू फॉर्मर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियाज ग्रोथ। द एनालिसिस एम्पेयर्स नीड स्किल डेवलपमेंट, क्वालिटी जॉब क्रिएशन एंड लेबर मार्केट रिफॉर्म्स। मतलब जो जेंजीज हैं उन लोगों को स्किल जो है जो उन मार्केट प्लेस के हिसाब से स्किल सिखाने के लिए ये चीज़ स्टार्ट की गई है। पीरियड लेबल फोर्स सर्जरी से बोलते हैं PLFS को, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्जरी। ठीक है, इसे NSO मतलब नेशनल स्टैटिकल ऑफिस जारी करता है। ठीक है, कौन करता है? नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन NAMO Green Rail uses imported fuel cell stacks from which country? या 4 ऑप्शंस बताइए, इसका आंसर क्या होगा? भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन नमो ग्रीन रेल में फ्यूल सेल किस देश में आयात किया गया, मतलब बताइए, इम्पोर्ट किया गया? तो या 4 ऑप्शन आई होप अपने आंसर दे दिया होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है कनाडा, आंसर नंबर बी। तो इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन नमो ग्रीन रेल यूजेस 1200 किलोमीटर हाइड्रोजन फ्यूल cell stacks imported from Canada. Ballard Power Systems. The train is designed to provide a clean, zero-emission rail transportation using hydrogen fuel cell technology. देखो क्या मतलब है, जो डीजल ट्रेन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा धुआं करती है, आई होप आपको पता होगा, जिससे जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा फैलता है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो धुआं नहीं छोड़ती हैं, इसमें केवल पानी की भाप जो होती है, मतलब वाटर वेपर जो है वो निकलती है, इसलिए ये जो है वो पर्यावरण के लिए काफ़ी बेहतर है। एमिट क्या करता है, ये ओनली वाटर वेपर मेकिंग दम एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड ऑल्टरनेटिव ऑफ डीजल ट्रेन्स। ठीक है, भारत की पहली हाइड्रोजन नमो ग्रीन रेल में लगे फ्यूल सेल कनाडा से मंगवाए गए हैं, इंपोर्ट किए गए हैं। ठीक है, इंडिया क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रमोट्स ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन एंड कंट्रीब्यूट्स टू कंट्री नेट ज़ीरो गोल्स। ठीक है, ये जो है हमारे पूरे क्लीन भारत ग्रीन भारत के लिए जो बनाया गया है। ठीक है, इसमें जो है पॉल्यूशन कम होगा और डीजल की बचत भी होगी काफ़ी, और बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्वेश्चन नंबर 18, the Cockroach Janta Party social movement in which India has been protesting primarily against which issue? कॉकरोच जनता पार्टी, आई होप आपको इसके बारे में पता होगा। कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन किस मुद्दे के खिलाफ चलाया गया, बताइए। आई होप कि आपको प्रोटेस्ट के बारे में पता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है एग्जाम पेपर लीक। The Cockroach Janta Party emerged as a social movement to protest against competitive exam paper leaks across India. The movement demands greater transparency, accountability, and reforms in the examination system. I've also called the resignation of the education minister over repeated paper leak incidents. The campaign highlighted the need to ensure fair recruitment processes and equal opportunities for students and job aspirants. जो सही होगा वो ज़रूर होगा। ठीक है, बार बार प्रतियोगी जो मतलब हमारे जो बच्चे पेपर देते हैं उनके पेपर लीक होने से मेहनत करने वाले जो छात्र हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, इसी के विरोध में जो कॉकरोच जनता पार्टी है नाम का सामाजिक आंदोलन जो है वो शुरू हुआ है। इस आंदोलन की मांग थी कि ये परीक्षा प्रणाली जो पारदर्शी है, मतलब जो लोग हैं, ठीक है, वो हो और भविष्य में जो है पेपर लीक ना हो, ये उनका जो है मुद्दा है कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिफॉर्म्स ऑफ
एग्जामिनेशन सिस्टम के ऊपर जो है उनकी डिमांड है कि पेपर लीक दोबारा ना हो, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उन लोगों की मेहनत को बाद ना जाने दो। बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, इतने साल तक पढ़ते हैं, ठीक है, आप पेपर लीक कर दोगे फिर उसके बाद उनको कितना बुरा लगता है यार। उनके माँ बाप जो पैसा लगा रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि बच्चे पेपर कर और इस बार उनका निकल जाएगा, जो बच्चे सोचते हैं कि नहीं इस बार तो मैं लूंगा, उनके लिए काफी ज्यादा मतलब वो है ना। तो उस चीज के लिए मतलब ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये मांग करती है, ठीक, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स एंड जॉब एस्पिरेंट्स इंश्योर फ्री। तो ये जो है काफ़ी अच्छा मुद्दा है, इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा जाके, ठीक है, थोड़ा सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, उसके बारे में भी देखिए। आई होप आपको इसके बारे में पता होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रिसेंटली साइंड ऑर्डर्स टू इम्पोज 50% tariff on alcohol, automobiles and dairy products from which country? डोनाल्ड ट्रम्प ने किस देश से आने वाले अल्कोहल, ऑटोमोबाइल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगाया है? 50%। The answer is Canada. US President Donald Trump imposed 50% tariff on selected imports from Canada, including alcohol, automobiles, and dairy products. The decision was taken over concerns regarding trade disputes and discriminatory treatment in these sectors. Tariffs and taxes imposed on imported goods to protect domestic industries and address trade imbalances. देखो, टैरिफ का मतलब होता है कि जो भी इम्पोर्ट सामान है उस पर लगाया गया टैक्स, ठीक है, टैरिफ का मतलब होता है। अमेरिका ने कनाडा से आने वाले कुछ सामानों पर 50% टैक्स जो है वो लगाया है, जैसे कि हमारा अल्कोहल हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, उन सारे सामानों पर 50% टैक्स लगा दिया है उन्होंने, टैरिफ लगा दिया है। ऐसा जो है वो ट्रेड डिस्प्यूट के कारण हुआ है, ठीक है। इससे दोनों देशों के व्यापार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस एंड इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक टाइज बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा। यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस थे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। टैरिफ जो है वो इम्पोर्ट टैक्स होता है, मैंने आपको बता दिया। जो इसका उद्देश्य क्या है कि जो हमारा घरेलू उद्योग है उनकी रक्षा करना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। 50% टैरिफ लगा दिया इन्होंने। Question number 20. Which platform is being used by the Chhattisgarh government to digitally map geotagged river origin points for restoration? या 4 options, बताइए इसका आंसर क्या होगा। छत्तीसगढ़ सरकार जियोटैग्ड रिवर ओरिजिन पॉइंट्स की मैपिंग किस प्लेटफॉर्म पर कर रही है? आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बता देती हूँ बात, जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है। देखो, हमारे टेलीग्राम चैनल का व्हाट्सएप का लिंक आपके हमारे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। उसी डिस्क्रिप्शन में हमारा वेबसाइट का भी लिंक है, करंट अफेयर्स 360। करंट अफेयर्स 360 की वेबसाइट पर जाओ, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करो। उस पर रोज मॉक टेस्ट जो कि फ्री है, डेली लाइव हो जाता है, ठीक है, आदत डालो। वहाँ पर सीरीज ई बुक्स नाम के भी बहुत ज़्यादा वो है, मतलब ई बुक्स नाम का एक सेक्शन है, उसमें जाओ। सिर्फ और सिर्फ 9 रुपये में मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। 9 रुपये में मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, जिसमें पूरा मंथ का आपका करंट अफेयर्स होगा, ठीक है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में मिल जाएगा। जाओ, पूरी वेबसाइट हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट हो सकती है, जाकर एक बार रिसर्च करो। और तो और अगर आप रोज मॉक टेस्ट दोगे ना तो आपका लीडर बोर्ड पे नाम आएगा सबसे पहले, जो आई थिंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जाओ और उसको जाकर ज़रूर एक्सप्लोर करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और तो सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इसमें कुछ लॉगिन लॉग आउट भी नहीं करना है आपको, आप ऐसे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा पहले। द आंसर इज पीएम गति शक्ति। द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इज यूजिंग द पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म टू digitally map geotagged river origin points. The initiative follows direction from the Chhattisgarh High Court to improve the river conservation and pollution control. अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि जो नदियां हैं उनके जहाँ से नदियाँ शुरू होती हैं, ठीक है, वहाँ को जीपीएस की मदद से जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। इन्हें सभी स्थानों को पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रूप से मैप किया जा रहा है, ताकि नदियों की जो निगरानी है, संरक्षण है, मतलब वो सब किया जा सके, ठीक है। और उन पे जो है मतलब रिवर कंजर्वेशन में और पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए इसको किया जा रहा है। जियो टैगिंग जो होती है वो मैंने बताया, जीपीएस से टैग किया जाता है लोकेशन को। एंड डिजिटल मैपिंग विल बी हेल्प इन द साइंटिफिक मॉनिटरिंग, रिस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ मेजर रिवर्स, ठीक है। रिवर्स अभी मैंने बताया था आपको 11 मेजर रिवर्स जो है वो टैग की जा रही हैं। नेशनल मास्टर प्लान दैट इंटीग्रेट्स जीआईएस बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर पीडीएफ। तो
आज के लिए इतना ही, चलते हैं अपने, अब हम फिर से मिलेंगे कल, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, कंसिस्टेंसी बना के रखो और जाकर एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करो, और टेलीग्राम व्हाट्सएप का चैनल जो है वो पीडीएफ के लिए डाउनलोड कर लो, जो आने वाले पीडीएफ्स हैं, जो आने वाले इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।